हेलो बच्चों। हम लोग कल की वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिए थे? आय। आय क्या होती है यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं आय के प्रकार। आय कितने प्रकार की होती है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आय के प्रकार। आय के प्रकार ये हम लोग यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं। हम लोग ज़्यादा बेफालतू की बातें नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर बात करेंगे। आय के प्रकार। आय के प्रकार में हम लोग आय के मुख्यतः दो प्रकार से होती है, जो हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं दो प्रकार से। एक सकल कुल आय, पहला सकल कुल आय, सकल कुल आय। दूसरा जो है शुद्ध कुल आय या कुल आय। कुल आय या इसे कह सकते हैं शुद्ध कुल आय। क्या कह सकते हैं? शुद्ध कुल आय। शुद्ध कुल आय। सकल कुल आय में क्या होता है? सकल कुल आय इसमें क्या शामिल है? सकल कुल आय, सकल कुल आय क्या है? ऐसी आय जिसमें 5 मदें जो होती हैं, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय या पेशे से आय, पूंजी लाभ एवं अन्य स्रोतों से आय, जो ये पांचों मदें सम्मिलित होती है, किसमें सम्मिलित होती हैं? सकल कुल आय। सकल कुल आय में मुख्य रूप से 5 मदें सम्मिलित होती हैं। पहला क्या है? वेतन से आय। वेतन 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 से आय। दूसरा मकान संपत्तियों से आय। मकान संपत्तियों मकान संपत्तियों से आय। तीसरा क्या है? व्यवसाय या पेशे से आय। व्यवसाय या पेशे से आय। पेशे से आय। चौथा है पूंजी लाभ। पूंजी लाभ। पूंजी लाभ। पांचवा क्या है? अन्य स्रोतों से आय। अन्य स्रोतों से आय। से आय। सकल कुल आय क्या है? टोटल आय। वेतन से आय चाहे हो, चाहे मकान संपत्ति से आय हो, चाहे व्यवसाय या पेशे से लाभ आय हो, या फिर पूंजी लाभ से आय हो, या फिर अन्य स्रोत कहीं से भी आय हो रही है, तो टोटल जो आय होती है वो क्या कहलाएगी? सकल कुल आय। टोटल जो आय यानी कि एक वर्ष के भीतर जितनी कुल आय होगी वो क्या कहलाएगी? सकल कुल आय। ठीक है। इसमें जो कटौतियाँ होती हैं, कटौतियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो कुल आय होती है या शुद्ध कुल आय होती है उसमें कटौतियों को घटाकर जब दिखाया जाता है तो वो शुद्ध कुल आय बन जाती है। इसमें 80C से जो 80U तक कटौतियाँ दी हुई होती हैं, क्या है? 80C से 80U तक की जो कटौतियाँ होती हैं, तक की कटौतियों को हटाए बिना, कटौतियों को हटाए बिना, यानी इन सभी स्रोतों से जो आय उत्पन्न होती है, सभी समस्त आय जो क्या होती है वो क्या कहलाती है? सकल कुल आय। अगर इसी आय में से 80C से 80U तक की जो समस्त कटौतियां हैं उसे घटा दिया जाता है तो क्या बन जाती है? कुल आय या शुद्ध कुल आय। तो क्या कुल आय। नेक्स्ट क्या है? कुल आय। कुल आय। कुल आय या शुद्ध कुल आय। ठीक। कुल आय में क्या होता है? कुल आय से आशय, कुल आय से आशय सकल कुल आय, सकल कुल आय में से, सकल कुल आय में से
धारा 80, धारा 80 सी से 80 यू तक की, 80 यू तक की, 80 यू तक की समस्त कटौतियों को घटाकर, की समस्त कटौतियों को घटाकर जो शेष आता है, घटाकर जो शेष आए, शेष आता है क्या कहलाता है? कुल आय कहलाता है। कुल आय कहलाता है। और कुल आय की एक और खासियत है, क्या है? इसे 10 के विभाजक के रूप में लिखा जाता है। 10 के विभाजक के रूप में लिखा जाता है। अब ये 10 का विभाजक क्या होता है? यानी कि अगर हमारे पास 510 रुपये, 511 रुपये है, तो इसे 511 रुपये ना लिख के हम लिखेंगे 510 रुपये। या फिर हमारे पास कितना है? 507 रुपये है, तो 507 रुपये ना लिख के हम 510 रुपये लिखेंगे। यानी कि इसे 10 के विभाजक के रूप में लिखा जाएगा। इसमें 1-2 रुपये का मायने नहीं रखता है। इसे हमेशा 10 के विभाजक के रूप में, अगर ऐसा नहीं देख सकते हैं तो मान लीजिए 555 लिखा हुआ है, 555 को 550 या फिर 560 लिखेंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं कि जो 10 से विभाजित हो जाए ऐसी संख्या हम लिखेंगे कुल आय में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुल आय के बाद एक और महत्वपूर्ण है कृषि आय। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पेपर की दृष्टि से 101% पेपर में एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। कृषि आय, इसकी परिभाषा किसमें है? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 1A में इसकी परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कृषि आय क्या है? कलर चेंज कर लेते हैं। कृषि आय से आशय क्या है? कृषि आय से आशय कृषि आय से आशय कृषि भूमि पर की गई कृषि क्रियाओं से उत्पन्न, अगर कृषि भूमि पर जो कृषि क्रियाएं की जाती हैं, कृषि क्रिया यानी खेती जो की जाएगी, कृषि भूमि पर की गई कृषि क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? कृषि क्रियाओं से उत्पन्न आय से है। क्या है? कृषि आय ऐसी आय जो कृषि भूमि पर जो कृषि क्रियाएं की जाए तो उससे उत्पन्न जो आय होती है वो क्या कहलाती है? कृषि आय कहलाती है। ये क्रियाएं कृषि से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये क्रियाएं किससे जुड़ी होनी चाहिए? ये क्रियाएं कृषि से जुड़ी होनी चाहिए। कृषि से जुड़ी किससे? कृषि। पूरा मिटा देता हूँ। ये क्रियाएं किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए?
कृषि, कृषि से जुड़ी होनी चाहिए, कृषि से जुड़ी होनी चाहिए, कृषि से जुड़ी होनी चाहिए, कृषि से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तथा और क्या होना चाहिए, ये जो भूमि है भारतीय कृषि भूमि होनी चाहिए। यदि भारतीय कृषि भूमि होगी तभी यह धारा अप्लाई होगी और तभी वह कृषि आय मानी जाएगी। तो कृषि कहाँ होनी चाहिए, यदि यह कृषि आय ये समझ, ये कहने का मतलब है कृषि आय क्या है, कृषि आय से ऐसी भूमि जिस पर कृषि क्रियाएं की जाएं और उससे उत्पन्न जो आय होती है कृषि आय कहलाती है। ठीक, और ये क्रियाएं कृषि से संबंधित ही होनी चाहिए। और ये क्या कहता है ये धारा कि अगर कृषि जो है, कृषि आय यदि भारतीय भूमि पर हो रही है तो वह धारा 1(10(1) के तहत पूर्णतः कर मुक्त होती है। कृषि आय यदि भारतीय भूमि में हुई है तो वह धारा 10(1) धारा क्या है, धारा 10(1) के तहत पूर्णतः कर मुक्त है। कृषि क्रियाएं अगर भारतीय भूमि में की गई हैं तो क्या होगी, धारा 10(1) के तहत पूर्णतः कर मुक्त होगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन कृषि क्या होती है, कृषि आय क्या होती है, कृषि आय ऐसी आय है जो कृषि भूमि पर कृषि क्रियाओं से उत्पन्न जो आय होती है वो क्या कहलाती है, कृषि आय कहलाती है। इसके लिए मुख्य 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। कृषि आय के लिए कृषि आय में निम्नलिखित 3 बातें प्रमुख हैं, 3 बातें प्रमुख हैं। पहली क्या है, आय जो है, आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो, आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो। जो इनकम हो, तो पहले ही हम देख चुके हैं क्या होनी चाहिए, कृषि भूमि पर अगर कृषि क्रियाएं की जाए और उससे उत्पन्न जो आय होती है कृषि आय कहलाती है। दूसरा क्या है, कृषि आय कौन सी होगी, कृषि भूमि जो है, जो भूमि की बात हम लोग किए थे, कहाँ होनी चाहिए, कृषि भूमि 10,000 तक की जनसंख्या वाले 10,000 की जनसंख्या वाले गांव में हो। कृषि भूमि कहाँ होनी चाहिए, जो भूमि है जो वहाँ होनी चाहिए जहाँ केवल 10,000 तक ही जनसंख्या रहती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा, कृषि आय। ये जो है तो उस समय की बात है जब ये अधिनियम बनाया गया था 1961 में ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था कि आय जो है कृषि भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए और कृषि भूमि जहाँ है वहाँ 10,000 तक की जनसंख्या वाला ही गांव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि भूमि का कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त होना, कि जो भूमि है वो पहले कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त होती रही हो, या भूमि जो है उसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही हो,
तभी वह कृषि आय मानी जाएगी। भूमि कृषि कार्यों में प्रयुक्त हो तो क्या कहलाएगी? कृषि आय। अब कृषि आय के प्रकार। कृषि आय के प्रकार कृषि आय के प्रकार। कौन कौन सी आय कृषि आय मानी जाती है? ये ज़्यादातर यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कृषि आय और अंशतः कृषि आय और गैर कृषि आय। कौन कौन सी कृषि आय हैं, कौन कौन सी अंशतः कृषि आय है और कौन सी गैर कृषि आय है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सी आय जो होती हैं कृषि आय होती हैं? पहला भूमि से प्राप्त किराया। अगर जो भूमि है वहाँ से अगर कृषि भूमि है उससे अगर कोई किराया प्राप्त हो रहा है तो क्या कहलाएगा? कृषि आय कहलाएगा। सेकंड है, यानी कि दूसरा है, भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय। अगर ऐसी भूमि है जो कृषि भूमि है उस पर अगर कोई कृषि कार्य किया जाता है उससे जो इनकम होती है क्या कहलाएगी? कृषि आय कहलाएगी। जैसे भूमि जोतना, पानी देना, बीज बोना इत्यादि कई सारी चीज़ें इसमें शामिल है। अगर किसी भूमि पर कृषि कार्य से कोई आमदनी हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? कृषि आय कहलाएगी। जैसे कृषि कार्य करने से, जैसे भूमि को, कोई भी खेत है उसे जोतना, उस पर पानी देना और कोई भी बीज बोना, ये क्या कहलाएगी? कृषि आय कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, भूमि से प्राप्त उपज क्या है? भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली आय। ठीक है। क्या है? भूमि से कोई भी उपज प्राप्त हो रही है उसको विक्रय के योग्य बनाने के लिए जो आय होती है क्या कहलाती है? वो भी कृषि आय कहलाती है। इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या सम्मिलित है? पहला है गन्ने से गुड़ बनाना। पहले तंबाकू सुखाना। क्या है? तंबाकू सुखाना, ये कई बार पूछा गया है। तंबाकू सुखाना, गन्ने से गुड़ बनाना इत्यादि। यानी कि कहा जाए तो क्या कह सकते हैं कि कोई भी भूमि से प्राप्त हुई है, उसको कोई भी उपज हुई है उसको विक्रय योग्य अगर बनाते हैं तो भी विक्रय योग्य बनाने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है?
वो भी क्या कहलाएगी, कृषि आय कहलाएगी। और कृषि आय के लिए प्रयुक्त चौथा क्या है, कृषि आय कृषि यानी कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त मकान की आय। अगर कोई ऐसा घर है जो कृषि कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा है, जैसे हम लोग धान या फिर गेहूँ रखने के काम में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उससे भी जो आय होगी क्या कहलाएगी, कृषि आय कहलाएगी। ये तो मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा कुछ और इनकम होती हैं जो कि कृषि आय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो इसमें अन्य कृषि आय नहीं, इसी में देख लेते हैं। अन्य कृषि आय तो ठीक है, इसी में देख लेते हैं। फल एवं फूलों की खेती। पांचवा क्या है, फल एवं फूलों की खेती। फल एवं फूलों की खेती। फूलों की खेती, फल और फूलों की जो खेती की जाती है वो भी कृषि आय के अंतर्गत आती है। ठीक है। सिक्स्थ, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी भूमि को बंधक रखकर किसी व्यक्ति ने ऋण दिया है, किसी व्यक्ति ने ऋण दिया है या दिया हो तो बंधक रखने वाले व्यक्ति द्वारा जो आय होगी क्या कहलाएगी, द्वारा आय। कृषि कार्य में प्रयुक्त आय कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का किराया भी क्या कहलाएगा, कृषि आय कहलाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को बंधक रख के कृषि कार्य करने के लिए उस भूमि से किराया प्राप्त कर रहा है तो वो भी कृषि आय के अंतर्गत सम्मिलित होगी। सातवां, नेक्स्ट है करदाता द्वारा उगाए गए जंगल अथवा जंगल या वृक्ष कह सकते हैं, उगाए गए जंगल अथवा वृक्षों की लकड़ी फल आदि की बिक्री से आय। अगर कोई करदाता है क्या करता है, कोई भी जंगल लगाता है या वृक्षों की लकड़ी बेचता है या उससे उसका फल बेचता है
तो क्या उससे जो आय होती है वो भी कृषि आय मानी जाती है। नेक्स्ट है, ये बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, इन्हें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। कृषि आय, कौन कौन सी कृषि आय हैं? एक तो अगर भूमि से कृषि आय मतलब कृषि भूमि से जो किराया प्राप्त होता है वो कृषि आय कहलाएगी। दूसरा क्या है, भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय जो होती है, अगर कोई भी भूमि है उस पर कृषि कार्य करते हैं, जैसे भूमि जोतना, पानी देना, बीज बोना इत्यादि, अगर कोई भी काम करते हैं उससे जो इनकम होती है वो भी कृषि आय कहलाएगी। भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने, अगर कोई भी हम बोते हैं सामान या फिर लगाते हैं, उसको बेचने के योग्य बनाने के लिए, जैसे हम लोग तंबाकू तोड़ते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर उसके बाद बेचते हैं, तो उसको विक्रय योग्य बनाने के लिए जो क्रिया की जाएगी उससे भी अगर कोई इनकम हो रही है तो वो भी कृषि आय मानी जाएगी। इसके अलावा कृषि कार्य के लिए, अगर कृषि कार्य के लिए कोई भी मकान किराए पर दे देते हैं, उससे इनकम हो रही है तो वो भी कृषि आय मानी जाएगी। कृषि आय ये भी है, अगर फलों की खेती या फूलों की खेती कर रहे हैं वो भी कृषि आय मानी जाएगी। यदि किसी भूमि को बंधक रखकर कोई ऋण लेता है और उस भूमि पर किराया प्राप्त करता है तो वो भी क्या कहलाएगा? कृषि आय कहलाएगी। और करदाता द्वारा, अगर कोई भी व्यक्ति, करदाता कुछ भी है, वो अगर कोई जंगल उगाता है और वृक्षों की लकड़ी काटता है, जो स्वयं लगाया है, ऐसे वृक्षों की लकड़ी बेचता है और फल आदि को बेचता है, तो उससे जो लाभ होगा या आय होगी कृषि आय कहलाएगी। 8वां क्या कहता है? कृषि आय में संलग्न, कृषि आय में संलग्न साझेदारी फर्म, साझेदारी फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया, साझेदारों को दिया गया ब्याज या पारिश्रमिक, ब्याज या पारिश्रमिक दिया गया ब्याज या पारिश्रमिक साझेदारों के लिए कृषि आय माना जाएगा, कृषि आय माना जाएगा, आय माना जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कब कृषि आय माना जाएगा? जब फर्म की जो ब्याज और पारिश्रमिक है वो कटौती जो है व्यय के रूप में मिली हो, तभी यह कृषि आय माना जाएगा। बशर्ते क्या होना चाहिए? बशर्ते फर्म को ऐसे ब्याज अथवा पारिश्रमिक की कटौती व्यय के रूप में मिली हो, व्यय के रूप में मिली हो। कोई भी साझेदारी फर्म जो कृषि आय कर रही है, उसका जो ब्याज है, उसमें जो साझेदारों का ब्याज है या पारिश्रमिक है, वो भी कृषि आय में माना जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए? जो उन्हें ब्याज और पारिश्रमिक मिला है वो साझेदारी फर्म के लिए क्या होना चाहिए? कटौती या व्यय के रूप में उसे दिखाया जाना चाहिए, तभी वो इसमें तभी कृषि आय माना जाएगा, अन्यथा कृषि आय नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्या है? किस कंडीशन पर एक कृषि आय मानी जाएगी? खड़ी फसल अगर कोई है, खड़ी फसल
की ओलावृष्टि, खड़ी फसल की ओलावृष्टि, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि अथवा अन्य किसी कारण, अन्य किसी कारण, अन्य किसी कारण हानि। अगर कोई भी अन्य किसी कारण हानि होती है, या तो ओलावृष्टि हो जाता है या आग लग जाती है, तो हानि के संबंध में, हानि के संबंध में बीमा कंपनी जो क्षतिपूर्ति देती है, जो क्षतिपूर्ति देती है, उसे भी कृषि आय माना जाएगा, कृषि आय माना जाएगा। अगर कोई भी खड़ी फसल है, ओलावृष्टि के कारण या आग लगने के कारण या किसी भी कारण से हानि होती है, तो हानि के संबंध में जो कोई बीमा कंपनी है, अगर उसका इंश्योरेंस करवाए हैं, वो बीमा कंपनी उसका पैसा देती है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कृषि आय कहलाएगी। हम लोग कृषि आय, सभी कृषि आय देख चुके हैं, लगभग 9 देखे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि आय क्या है? भूमि से प्राप्त किराया, भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय, जैसे भूमि जोतना, पानी देना, बीज बोना, और भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाना, जैसे तंबाकू सुखाना, गन्ने से गुड़ बनाना, यानी कि हम खेत से काट के उसको विक्रय योग्य बना रहे हैं, तो उससे जो इनकम होती है, जैसे हम लोग देख सकते हैं थ्रेसर से भूसा अलग किया जाता है और गेहूँ अलग किया जाता है, तो ये कार्य भी क्या कहलाएगा? एक प्रकार से जो इससे जो आय होती है वो भी कृषि आय मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है? कृषि कार्य में अगर कोई भी मकान है, उससे अगर कोई प्राप्त हो रहा है, कुछ प्राप्त हो रही है इनकम, तो भी कृषि आय मानी जाएगी। फलों की खेती या फूलों की खेती भी कृषि आय मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन को बंधक रखता है और ऋण लेता है, तो उसके बदले जो दूसरा व्यक्ति है उससे भूमि का किराया देता है, वो भी क्या कहलाएगी? कृषि आय कहलाएगी। करदाता द्वारा अगर कोई जंगल या पेड़ पौधे उगाता है और उसकी बिक्री करके या उसका फल बिक्री करके कोई भी आय कमाता है, तो वो भी क्या कहलाएगी? कृषि आय कहलाएगी। या फिर कृषि आय में संलग्न कोई भी साझेदारी फर्म है और साझेदारों को कोई भी अगर ब्याज दिया जाता है या उनका वेतन दिया जाता है, तो क्या कहलाएगा? पारिश्रमिक दिया जाता है, क्या कहलाएगा? कृषि आय कहलाएगा। लेकिन एक कंडीशन पर, जब वो फर्म जो है क्या करे, जो अपना ब्याज है या पारिश्रमिक जो दे रही है, उसे वो व्यय के रूप में दिखाए कि हमारा खर्च है ये। नेक्स्ट क्या है? अगर कोई ही खड़ी हुई फसल है, ओलावृष्टि के कारण या किसी भी कारण से खराब हो जाती है, आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, और बीमा कंपनी उसका पैसा अगर देती है, तो ऐसी आय भी कृषि आय मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अंशतः कृषि आय। पूर्ण रूप से तो हम देख लिए कृषि आय है क्या क्या। अंशतः कृषि आय में कुछ चीज़ें होती है, इससे कुछ छूट मिल जाती है और कुछ व्यापारिक आय के अंतर्गत आती है, कुछ कृषि आय के अंतर्गत आती है। ठीक है, अंशतः कृषि आय क्या है? अंशतः कृषि आय। ठीक है, इधर अंशतः कृषि आय क्या होती है ये जानना जरूरी है। अंशतः कृषि आय है क्या? यदि चेंज कर लेते हैं, यदि कृषि उत्पादन को अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर
विक्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है। तो इस प्रक्रिया से प्राप्त, इस प्रक्रिया से प्राप्त आय, इस प्रक्रिया से प्राप्त आय क्या कहलाएगी? अंशतः कृषि आय। अंशतः कृषि, अंशतः कृषि आय कहा जाता है। क्या है? यदि कोई भी कृषि उत्पादन से अंतिम वस्तु को परिवर्तित करने के रूप में विक्रय किया जाता है, जैसे क्या होगा, अगर कॉफ़ी है, कॉफ़ी को भून कर बेच सकते हैं, नॉर्मल भी बेच सकते हैं। रबड़ जो है, रबड़ को पहले हम लोग पेड़ से निकालते हैं, पेड़ से निकालने के बाद बिक्री करते हैं। तो क्या है, अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर, मतलब कोई भी वस्तु है उसे उत्पादित करते हैं, उसे अंतिम वस्तु के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद जो विक्रय करते हैं तो क्या कहलाएगा? अंशतः कृषि आय। ठीक है, तो अंशतः कृषि आय देखते हैं। इस पे अंशतः कृषि आय, अंशतः कृषि आय में कौन कौन से मुख्य रूप से आते हैं, और सबसे ज़्यादा यही पेपर में पूछे जाते हैं, और यही सबसे ज़्यादा है। बहुत कम है और ज़्यादा आने के चांसेस इसी के हैं। अंशतः कृषि आय, अंशतः कृषि आय। और इसमें कृषि आय कितने % ये कृषि आय मानी जाएगी, और कितने % ये व्यापारिक आय, व्यापारिक आय। ठीक है, तो कौन कौन सी आय है? पहला है रबड़ उत्पादन, रबर उत्पादन, रबर उत्पादन, रबर उत्पादन। रबर उत्पादन कितने % कृषि आय मानी जाएगी? 65% कृषि आय होती है, और 35% व्यापारिक आय होती है। इसके अलावा कॉफ़ी उत्पादन, कॉफ़ी उत्पादन, कॉफ़ी उत्पादन केवल शुद्धिकरण अगर किया जाए, केवल शुद्धिकरण किया जाए तो कितने % कृषि आय मानी जाएगी? 75% कृषि आय होगी, और 25% व्यापारिक आय होगी। अगर इसी कॉफ़ी को शुद्धिकरण के साथ साथ उसे भून कर भी दिया जाए तो कॉफ़ी उत्पादन, कॉफ़ी अगर उत्पादन में केवल ये शुद्धिकरण था, इसमें शुद्धिकरण और भूनकर, शुद्धिकरण पिछली बार ही कर दिया गया था, शुद्धिकरण, और इस बार भी भूनकर अगर दिया जाए तो कितने % इसमें? 60%। 60% कृषि आय कहलाएगी, और जो बचेगा 40% वो क्या कहलाएगी? व्यापारिक आय। ठीक है, नेक्स्ट चाय उत्पादन। नेक्स्ट क्या है? चाय उत्पादन। चाय उत्पादन, चाय अगर कोई उत्पादित करता है उसमें से कितने %? 60% जो है वो क्या कहलाएगी? कृषि आय, और 40% व्यापारिक आय। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, सुधार देते हैं। 60% कॉफ़ी में, तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए इसमें? मुख्य रूप से 4 चीज़ें पढ़े। रबड़ उत्पादन अगर कर रहा है कोई तो क्या कहलाएगा? 60% उसकी कृषि आय मानी जाएगी, और 30% वो व्यापारिक आय मानी जाएगी। अगर कॉफ़ी उत्पादन कर रहा है उसमें से केवल शुद्धिकरण करके बेच रहा है तो जो 75% इनकम होगी वो क्या कहलाएगी? कृषि आय मानी जाएगी, और 25% क्या होगी? व्यापारिक आय मानी जाएगी। अगर कॉफ़ी उत्पादन करके वो शुद्धिकरण तो कर ही रहा है, साथ में उसको भून कर यानी कि उसको कॉफ़ी के रूप में परिवर्तित कर दिया है, तो क्या होगा? 60% उसकी कृषि आय मानी जाएगी, और 40% व्यापारिक आय मानी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति चाय का उत्पादन करता है तो 60% यानी 60% कृषि आय मानी जाएगी, और 40% व्यापारिक आय मानी जाएगी। ये हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ें देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे
कृषि आय हम लोग देख लिए और गैर कृषि आय देखेंगे। कृषि आय पढ़ लिए और हम पढ़े हैं अंशतः कृषि आय। अब हम लोग पढ़ेंगे गैर कृषि आय, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें लगता देखने में तो लगेगा कृषि से संबंधित है, लेकिन वो कृषि आय नहीं होगी। तो इसको हम क्या पढ़ें? गैर कृषि आय। गैर कृषि आय। कृषि आय देखने में तो लगेगा कि ये कृषि आय है, लेकिन कृषि आय नहीं होती। जैसे पहला, हाट या बाजार। हाट या बाजार। बाजार के काम आने वाली भूमि से आय। हम लोग गांव में देखे होंगे कि जो एक मेले टाइप का लगता है या छोटा सा हाट लगता है या बाजार लगता है, यानी कि स्पेसिफिक दिन में कभी कभी लगता है कि मंगलवार लगेगा, बुधवार लगेगा, या केवल शाम को लगता है। तो वो उस पर जो पंचायत होती है उससे पैसा वसूल करती है। उस प्रकार या फिर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन पर लगवाता है, कोई बाजार लगवाता है या दुकान लगवाता है, उससे जो पैसा लेगा वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। ठीक है। सेकंड क्या है? भूमि पर अपने आप उगे पेड़ पौधों व जंगलों से होने वाली आय। अगर स्वयं से उगे पेड़ पौधे हैं उनको, या उनसे जो फल उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें बेचकर जो अगर इनकम कमाई जाती है, वो क्या कहलाएगी? गैर कृषि आय कहलाएगी, यानी कि उसे कृषि आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर मुर्गी पालन और पशुपालन, मुर्गी पालन व पशुपालन, मुर्गी पालन और पशुपालन से होने वाली आय। देखने में तो ये लगता है कि जो मुर्गी पालन करता है, पशुपालन करता है, कृषि आय से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुर्गी पालन और पशुपालन कृषि आय के अंतर्गत नहीं आता है। चौथा है, नेक्स्ट, कृषि कार्यों में प्रयुक्त गोदाम का किराया। कृषि कार्यों में प्रयुक्त गोदाम का किराया। अगर गोदाम का हम किसी से किराया वसूल कर रहे हैं तो उससे जो आय होगी वो भी क्या मानी जाएगी? गैर कृषि आय। किराया। नेक्स्ट क्या है? खानों के स्वामित्व के फलस्वरूप प्राप्त रॉयल्टी। क्या है? कोई भी खान हो, उसका स्वामित्व अगर आपके पास है, उससे जो रॉयल्टी प्राप्त हो रही है वो भी गैर कृषि आय मानी जाएगी। स्वामित्व, खानों के स्वामित्व के फलस्वरूप प्राप्त रॉयल्टी। नेक्स्ट, कृषि फार्म में अगर कोई मैनेजर है, जो हम लोग साझेदारी फर्म पढ़े थे, उसमें मैनेजर है, उसको अगर वेतन मिलता है वो भी गैर कृषि आय होती है। क्या है? कृषि फार्म में मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक।
पारिश्रमिक, जो मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक होता है वह भी गैर कृषि आय माना जाता है। ईंट के भट्ठों से होने वाली आय, ईंट तो मिट्टी से ही बनता है, फिर भी ईंट के भट्ठों से जो आय प्राप्त होती है वो भी क्या कहलाती है? गैर कृषि आय। ईंट के भट्ठों से प्राप्त आय, नेक्स्ट क्या है? कृषकों की सिंचाई के लिए पानी देने से होने वाली आय, डेयरी फार्म से होने वाली आय, क्या है? डेयरी फार्म से होने वाली आय, से होने वाली आय। अगर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट की दुकान खोलता है उससे जो इनकम होती है, या डेयरी फार्म खोलता है उससे जो इनकम होती है वो भी गैर कृषि आय मानी जाती है। तालाब में अगर सिंघाड़े हैं, तालाब में सिंघाड़े हैं, उससे भी प्राप्त जो आय होती है वो भी गैर कृषि मानी जाती है। सिंघाड़े जो होते हैं तो कृषि देखने में तो लगते हैं कि कृषि आय है, लेकिन सिंघाड़ों से प्राप्त जो आय होती है वो गैर कृषि आय मानी जाती है। तालाब के सिंघाड़ों से प्राप्त आय, ठीक है। 10 नंबर, कृषि फार्मों, अगर कोई भी कृषि फार्म है, कृषि फार्मों में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश, अगर कोई भी कंपनी कृषि फार्म में लगी हुई है उसको जो लाभांश प्राप्त होगा वो भी गैर कृषि आय माना जाएगा, कृषि आय नहीं माना जाएगा। सिंघाड़ों से, अगर सिंघाड़ा हम अपने खेत में लगाते हैं, अपने तालाब में बोते हैं, उससे भी जो इनकम होती है वो भी गैर कृषि आय मानी जाती है, ठीक है। समुद्र या झील से, समुद्र या झील से नमक निकालने से आय, ये भी गैर कृषि आय है। कृषकों को फसल का अधिक उत्पादन हो जाए, और कोई भी कृषि है उसको अधिक उत्पादन हो जाए, उसको भी इसमें कहा जाता है कि वो गैर कृषि आय है। खड़ी फसल को खरीद कर अगर कोई बेच दिया, उससे जो आय होती है वो भी गैर कृषि आय होती है। खड़ी फसल खरीद कर शेष कृषि कार्य करने से प्राप्त आय, ठीक है। अगर खड़ी फसल है उसे खरीद कर उसमें मिजाई करके बेच दिया जाए तो ये भी गैर कृषि आय मानी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग टोटल गैर कृषि आय देख लिए हैं। हम लोग क्या क्या देखा आज? सबसे पहले हम लोग देखे सकल कुल आय, सकल कुल आय के बाद कुल आय, सकल कुल आय, आज हम लोग पढ़े सकल कुल आय, ठीक। आय के प्रकार में हम लोग पढ़े सकल कुल आय। सकल कुल आय में 2 चीज़ें सम्मिलित थी, आय के प्रकार में 2 चीज़ें सम्मिलित थी, एक तो सकल कुल आय, दूसरा कुल आय या शुद्ध आय। सकल कुल आय में 5 शीर्षक हैं: वेतन से आय, मकान संपत्तियों से आय, व्यवसाय या पेशे से आय, पूंजी लाभ एवं अन्य स्रोतों से आय। सकल कुल आय में जो 80C से धारा 80C होती है, 80C से 80U तक की समस्त कटौतियों को हटाए बिना सकल कुल आय में सम्मिलित टोटल आय जो होती है सकल कुल आय कहलाती है। लेकिन वही सकल कुल आय में अगर 80C से 80U तक की समस्त कटौतियों को हटा दिया जाता है तो वो कुल आय बन जाती है, और इसे 10 के विभाजक के रूप में लिखा जाता है। फिर क्या है? कृषि आय हम लोग देख रहे थे। कृषि आय का वर्णन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(1)A में किया गया है।
कृषि आय से आशय कृषि भूमि पर की गई कृषि क्रियाओं से उत्पन्न आय से है। ये क्रियाएं कृषि भूमि से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और अगर ये भारतीय भूमि पर कृषि क्रियाएं की जाती हैं या भारतीय भूमि पर होती है तो उससे जो इनकम होती है धारा 10(1) के तहत पूर्णतः कर मुक्त होती हैं। कृषि आय होने के लिए 3 बातें कन्फर्म होनी चाहिए कि आय जो है कृषि भूमि से उत्पन्न हुई हो, कृषि भूमि जो है 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में होनी चाहिए, और भूमि जो है कृषि कार्यों में प्रयुक्त हुई होनी चाहिए। कृषि आय के प्रकार में हम देखते हैं, कृषि आय के प्रकार में बहुत सारी कृषि आय के प्रकार हैं, जिसमें से भूमि का किराया अगर प्राप्त होता है तो कृषि आय मानी जाएगी। अगर कोई भी भूमि है उससे कोई भी कार्य, भूमि पर अगर कोई भी कृषि कार्य किया जा रहा है, जैसे भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना इत्यादि जो कार्य हैं क्या कहलाएंगे? कृषि आय कहलाएंगे। और अगर भूमि से प्राप्त उपज का अगर विक्रय योग्य बनाने के लिए अगर कोई भी क्रिया की जा रही है तो वो भी उससे भी जो इनकम होगा वो भी कृषि आय मानी जाएगी, जैसे तंबाकू को सुखाना, गन्ने से गुड़ बनाना इत्यादि। और इसके अलावा कृषि आय के लिए प्रयुक्त मकान का किराया, अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपने मकान को किराए पर दिया हुआ है कृषि कार्य के लिए, वो भी क्या कहलाएगा? कृषि आय कहलाएगी। फूलों की एवं फलों की खेती अगर कर रहा है वो भी, अगर कोई व्यक्ति अपने खेत को बंधक रख के पैसे लेकर भूमि से किराया प्राप्त कर रहा है तो भी वो कृषि आय मानी जाएगी। करदाता द्वारा उगाए गए, अगर करदाता कोई पेड़ पौधे लगाता है और उससे फल बेचता है या लकड़ी बेचता है, उससे भी जो इनकम प्राप्त होती है वो भी क्या कहलाएगी? कृषि आय कहलाएगी। अगर कृषि आय, अगर कोई भी साझेदारी फर्म अपने साझेदारों को पारिश्रमिक देती है या फिर ब्याज देती है तो भी वह कृषि आय मानी जाएगी। लेकिन एक शर्त है, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें ब्याज और पारिश्रमिक जो है वो कटौती जो है व्यय के रूप में मिली हुई हो। और नेक्स्ट क्या है? लास्ट है कि खड़ी हुई फसल अगर ओलावृष्टि के कारण या फिर आग लग जाने के कारण या किसी कारण से नुकसान हो जाता है या हानि हो जाती है, उसके बदले जो क्षतिपूर्ति है कोई भी बीमा कंपनी देती है, वो जो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है वो भी कृषि आय मानी जाएगी। कृषि आय देखने के बाद हम लोग देखते हैं अंशतः कृषि आय। अंशतः कृषि आय क्या होता है? अगर कृषि आय हो रही है उसको अंतिम वस्तु में परिवर्तित, कोई भी कृषि उत्पादन हो रहा है उसको अंतिम वस्तु में परिवर्तित करके अगर विक्रय किया जाता है तो क्या कहलाती है? तो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंशतः कृषि आय। अंशतः कृषि आय में मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं? रबड़ उत्पादन। रबड़ उत्पादन में 65% कृषि आय मानी जाती है, 35% व्यापारिक आय। काफ़ी उत्पादन में केवल अगर शुद्धिकरण किया जाए तो 75% कृषि आय है, 25% व्यापारिक आय है। काफ़ी उत्पादन ही उसमें शुद्धिकरण के साथ साथ भून कर अगर बेचा जाए तो उसमें 60% कृषि आय मानी जाएगी और 40% व्यापारिक आय मानी जाएगी। चाय उत्पादन में 60% कृषि आय और 40% व्यापारिक आय। नेक्स्ट क्या है? अंशतः कृषि आय के बाद गैर कृषि आय। गैर कृषि आय या व्यापारिक आय भी कह सकते हैं। इसमें क्या क्या है? हाट बाजार में अगर कोई भी गांव या मेला लग रहा है, वहाँ हाट में अगर कोई भूमि दे रहा है अपनी, वहाँ से किराया प्राप्त कर रहा है, गैर कृषि आय माना जाएगा। अगर भूमि पर अपने आप से उगे पेड़ पौधों से या जंगलों से कोई भी लाभ हो रहा है वो भी गैर कृषि आय माना जाएगा। या फिर पशुपालन या मुर्गी पालन से कोई भी इनकम हो रही है वो भी गैर कृषि आय मानी जाएगी। या भी कोई भी खदान चाहे कोयले की खदान हो, हीरे की खदान हो, वो अपने खेत में उसकी मिलती है और वो बाद में दे देता है और उसको वहाँ से जो रॉयल्टी प्राप्त होती है वो भी गैर कृषि आय मानी जाएगी। कृषि फार्म है, कृषि फार्म अगर कोई है उसके जो मैनेजर होता है, मैनेजर को जो सैलरी दी जाएगी वो भी गैर कृषि मानी जाएगी, क्योंकि साझेदारों को जो सैलरी मिलती है वो कृषि आय मानी जाएगी। लेकिन अगर मैनेजर को कोई भी पारिश्रमिक मिलता है वो क्या कहलाएगा? गैर कृषि आय। ईंट के भट्टे से भी जो आय होती है वो भी गैर कृषि आय मानी जाती है। और कोई भी अगर डेयरी फार्म, कोई व्यक्ति अगर कोई भी डेयरी फार्म खोलता है उससे भी जो आय होगी वो क्या कहलाएगी? गैर कृषि आय। इसके साथ साथ तालाब में अगर सिंघाड़े उत्पन्न हो रहे हैं, सिंघाड़ों को अगर बेचकर जो आय प्राप्त होती है वो भी गैर कृषि आय मानी जाएगी। और कोई भी फर्म अगर या कंपनी को अगर कोई लाभ हो रहा है कृषि कार्य करने से तो भी वह गैर कृषि आय मानी जाएगी। समुद्र की अगर झील है, कोई झील या समुद्र है, उससे अगर नमक निकाला जाता है, नमक निकाल कर बेचा जाता है वो भी गैर कृषि आय मानी जाएगी। या फिर कोई खड़ी फसल यानी कि गेहूँ अगर पक गया है उसको
निकाल कर काट कर बेचें, सिर्फ खड़ी फसल है उसे काट कर और उसको बेचा जाए तो भी वह गैर कृषि आय मानी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और हम बाकी बेफालतू की इसमें बातें नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।